तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्ट्री शीटर की कमर तोड़ने के लिए पुलिस को खुली छूट दे चुके हैं, लेकिन कानपुर में भाजपा के कार्यकर्ता सीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ताजा मामला है कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के उस्मानपुर का, जहां भाजपा दक्षिण जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया की जन्मदिन पार्टी में हिस्ट्री शीटर और हत्या के प्रयास में वांछित मनोज सिंह के शामिल होने की सूचना पर उसे पकड़ने पहुंची पुलिस से भाजपा नेता और उसके समर्थकों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि जब पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को जीप में बैठा लिया तो भाजपाइयों ने हिस्ट्री शीटर को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर भगा दिया और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रह गई। वहीं इस पूरी घटना पर पुलिस अधिकारी एडीसीपी दक्षिण वसंत लाल ने बताया कि हिस्ट्री शीटर को पुलिस पकड़ने पहुंची थी, जिसे कुछ लोगों ने पुलिस की गिरफ्त से भगा दिया है। मामला संज्ञान में आया है। घटना करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर टीम बना दी गई है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। और आइए आपको पूरा मामला समझा देते हैं। भाजपा नेता की बर्थडे पार्टी थी जिसमें हिस्ट्री शीटर शामिल हुआ। भाजपा नेता की बर्थडे पार्टी में हिस्ट्री शीटर भी इस जश्न में शामिल हुआ। भाजपा नेता के साथ समर्थकों की धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने जीप पर बैठा लिया अगर उस हिस्ट्री शीटर को, तो फिर भाजपाइयों ने उसे छुड़ा लिया। भाजपा नेता नारायण सिंह भदौरिया की बर्थडे पार्टी थी जिसमें शामिल हुआ हिस्ट्री शीटर, जिस पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। वांछित चल रहा है हिस्ट्री शीटर। जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और उसे जीप में बैठाया गया। रतीश त्रिवेदी मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रतीश, ये क्या मामला सामने आ रहा है? एक तरफ प्रदेश के सीएम हैं जो हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के मूड में है, पुलिस को खुली छूट दे रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही संगठन के जो लोग हैं उन्हें पनाह दे रहे हैं। देखिए, पूरी तरीके से पुलिस को घेरने का मामला नहीं है, ये पुलिस को चुनौती देने का मामला है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण जिला के जो मंत्री हैं नारायण सिंह भदौरिया का जन्मदिन मनाया जा रहा था और वहां पर हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह मौजूद था। पुलिस को सूचना मिली थी। मनोज सिंह चूंकि हिस्ट्री शीटर है, हत्या और हत्या के प्रयास के 34 करीब मुकदमे उस पर दर्ज हैं, उसे पुलिस वहां पकड़ने पहुंची थी और पकड़ भी दिया था। पकड़ करके जीप पे भी डाल लिया था और थाने ले जा रही थी। लेकिन अचानक ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, जो बीजेपी के जिला मंत्री हैं नारायण सिंह भदौरिया, उनके समर्थक जो वहां पर मौजूद थे, वो उग्र हो गए और पुलिस पर हमला बोल दिया। इसके बाद हमला बोलने के बाद वो मनोज सिंह जो हिस्ट्री शीटर है जिस पर 34 मुकदमे हैं, उसको छुड़ा करके वहां से ले जाते हैं। तो सीधे तौर पर इसे कहा जा सकता है कि पुलिस की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि या तो जेल में जाएगा अपराधी या फिर उत्तर प्रदेश के बाहर जाएगा। और अपराधियों को उन्हीं की पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का सीधे तौर पर संरक्षण मिलता है। बिल्कुल रतीश, और इसी वजह से सवाल खड़े हो जाते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और पूरे देश में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान पर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से अपनी वैक्सीन नीति स्पष्ट करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अब तक देश में कितने प्रतिशत लोगों को टीका लग चुका है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से भी पूछा है कि क्या लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही ब्लैक फंगस के इलाज पर भी डिटेल्ड जानकारी मांगी गई है। अब 30 जून को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि राज्यों में कितने लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग गई है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में 1,51,73,873 लोगों को वैक्सीन की डोज लगी है। जबकि बात कर लें महाराष्ट्र की तो 1,82,16,503, राजस्थान में 1,39,85,177, कर्नाटक की अगर बात कर लें तो 1,11,25,563, गुजरात की बात करें तो 1,31,21,339 और अगर बिहार राज्य की बात करें तो यहां पर 5,60,053 लोगों को वैक्सीन की डोज लगी है।
और अब आगरा से बेहद चिंताजनक खबर, जहां लॉकडाउन खुलते ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। लोगों की लापरवाही से एक बार फिर कोरोना फैलने लगा है, जबकि कोरोना कर्फ्यू में ढील के वक्त सरकार ने साफ किया है कि ढील के बावजूद हर किसी को अपना ख्याल रखना है और वैक्सीन लगाने के साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है। लेकिन लोगों की लापरवाही का आलम यह है कि महज एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामलों में 84% की बढ़त हुई है। आपको बता दें कि आगरा में कोरोना संक्रमण के 263 एक्टिव मरीज हैं। तो देखिए, समझना होगा कि अगर लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, तो ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी बनती है कि हम तमाम नियमों का पालन करें, क्योंकि एक बार फिर से अगर हमने लापरवाही की तो कोरोना रिटर्न कर सकता है और फिर से सिचुएशन खराब हो सकती है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश की स्थिति लगातार सुधर रही है। अब कोविड जांच को लेकर प्रदेश में नया रिकॉर्ड बन गया है। यूपी में 5 करोड़ कोविड टेस्टिंग किए जा चुके हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन टीम की बैठक की और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। बीते 24 घंटे में यूपी के अंदर 3,31,511 कोविड टेस्ट किए गए, जबकि 1514 नए केस की पुष्टि हुई है और 4,439 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। अब पूरे प्रदेश में एक्टिव कोविड मरीजों की संख्या कुल 30,000 से भी कम हो चुकी है। वर्तमान में 28,694 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं यूपी का रिकवरी रेट 97.1% हो चुका है। कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए सरकार पूरे देश में तेजी से वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर फैली अफवाह सरकार की इस कवायद पर भारी पड़ रही है। ऐसी ही 2 तस्वीरें आज श्रावस्ती और इटावा से सामने आई हैं। पहली तस्वीर श्रावस्ती की है, जहां ग्रामीणों को वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को मशक्कत करनी पड़ रही है। लोगों को रोक रोक कर समझाते हुए स्वास्थ्यकर्मी टीका लगवाने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर इटावा से है, जहां वैक्सीन को लेकर एक बुजुर्ग महिला इस कदर खौफजदा थी कि टीका लगवाने से बचने के लिए ये दादी घर के अंदर टंकी के पीछे छिप गई और स्वास्थ्य कर्मियों से टीका ना लगाने की मिन्नतें करती रहीं। ये बुजुर्ग महिला इस अफवाह से डरी हुई थी कि कहीं वैक्सीन लगवाने से उन्हें कुछ हो ना जाए। डर क्यों रही हो आप, ये बताओ, क्यों छुप गए डर के? नहीं लगवाएंगे टीका, हैं? टीका हम तो नहीं लगवाएंगे। बताओ कारण बताओ। हम नहीं लगवाएंगे। कारण बताओ। पोलियो जैसे नॉर्मल जी, पोलियो जैसे पोलियो तो हम आप पेरान के कहीं कब बात है का देखे का बता अम्मा अम्मा वैक्सीनेशन वाले आए। अम्मा कहाँ दुखी हो? अम्मा ओ अम्मा इतने आओ अम्मा। अम्मा विदायगी आई आपके घर है? अच्छा अम्मा बाहर तो आओ। अम्मा बाहर आओ। अच्छा विदायगी बुला रही, बाहर आओ। अम्मा बाहर आओ। अम्मा बाहर आओ, विदायगी बुला रही है। वहीं अप्रैल और मई के महीने में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कानपुर के हैलेट अस्पताल में भी कई मरीजों ने अपनी जान गंवा दी थी। अगर हैलेट अस्पताल प्रशासन 1 साल पहले मिले फंड से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त कर लेता तो उन मरीजों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इस रिपोर्ट में समझिए। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यूपी सरकार ने जिन अस्पतालों को भारी भरकम पैसा दिया था, उनमें कानपुर का हैलेट अस्पताल भी शामिल है, जिसे सरकार की तरफ से 13 करोड़ 96 लाख रुपए का फंड मिला था, ताकि मरीजों के इलाज के लिए पहले से नए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे जा सके। लेकिन हैलेट अस्पताल प्रशासन ने सरकार से मिले फंड का इस्तेमाल ही नहीं किया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन की इसे बड़ी लापरवाही ही कहेंगे, क्योंकि आपके पास पैसा था, फंड सरकार ने आपको दे रखा था और ये विशेष अधिकार भी दिए थे कि कोरोना को लेकर उपकरण आप खरीद लें और अपनी तैयारी कर लें। बावजूद इसके जब प्रिंसिपल ने खरीदारी नहीं की और उसके बाद की तस्वीरें हमने आपने सबने देखी हैं।
ये मामला तब सामने आया जब पिछले वित्तीय वर्ष में सरकारी फंड का इस्तेमाल न होने पर शासन की तरफ से हैलेट अस्पताल को एक चेतावनी पत्र भी जारी किया गया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने दोबारा शासन से इस फंड का इस्तेमाल करने की मंजूरी मांगी, जिसे सरकार की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। वो इंस्ट्रूमेंट की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन चूँकि फरवरी डेडलाइन थी उसकी, तो वो हम लोग यूज नहीं कर पाए थे, या शासन से जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई उसकी वजह से यूज नहीं हुआ, तो उसकी अनुमति आ गई है। सशर्त आई है कि इसमें जो आपने इक्विपमेंट डाले थे वही इक्विपमेंट इन पैसे से लेंगे। हैलेट अस्पताल अगर पिछले साल ही 13 करोड़ 96 लाख के भारी भरकम फंड से अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त कर लेता तो शायद अप्रैल और मई के महीने में कानपुर में शायद कोरोना से हालात नहीं बिगड़ते। कानपुर से एबीपी गंगा के लिए रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए एक उपचार ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए मरीज और डॉक्टर दोनों जुड़ सकेंगे। इस पर रजिस्ट्रेशन कराकर लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक इससे गांव में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। इसका उपयोग करने के लिए पहले ऐप डाउनलोड करके इसमें अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, जिस पर एक ओटीपी आएगा और ओटीपी को ऐप में डालकर आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, जिसके बाद अब अपनी समस्या को बताएंगे, फिर डॉक्टर का परामर्श और उनकी बताई गई दवा को उनका पर्चा अपलोड कर दिया जाएगा। कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि तीसरी लहर को देखते हुए ऐसा किया गया है। इलाकों के रीच के लिए ही ये ऐप बनाया गया है। उपचार इसका नाम है। ये दो लोगों के लिए इसका एक्सेस होगा, एक मरीजों के लिए और एक डॉक्टरों के लिए। मरीज का एक्सेस अलग होगा, डॉक्टर का एक्सेस अलग होगा। मरीज जो है इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल करके ओटीपी प्राप्त करके अपना एज और अपना जेंडर लिख करके लॉगिन कर सकता है और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फ़ोन से भी बात कर सकता है या उसको टाइप करके भी अपना प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त कर सकता है। इसी तरह डॉक्टर भी जब लॉगिन करेगा तो उसके पास कितने लोगों के मैसेज आए हैं, उनका फॉलोअप कैसे करना है, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन कैसे देना है, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन भी उस पर जनरेट हो जाएगा, जिसको कि प्रिंट करके या सीधे दिखा करके दवाइयाँ खरीदी जा सकेगी। आशा जो कार्यकर्ती हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और गांव में जो हमारी हेल्थ की टीमें हैं, ये सभी लोगों को गांव में सपोर्ट करेंगी और निगरानी समितियां सपोर्ट करेंगी। और जो लोग बीमार होंगे या जिनको किसी भी, चाहे कोविड हो चाहे नॉन कोविड हो, ये एक अस्थायी व्यवस्था की जा रही है, उन तक पहुंचेंगे और सीधे बात कराएंगे। इसके लिए डॉक्टरों का एक पैनल तैयार किया गया है जो जिम्स में रहेगा। राजधानी लखनऊ में सरकार और भाजपा संगठन के बीच सोमवार से लगातार चल रही बैठक आज दोपहर को खत्म हो गई है, जिसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष दिल्ली रवाना हो गए। अपने 3 दिनों के इस दौरे में बीएल संतोष ने मुख्यमंत्री, सरकार के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से संगठन के कामकाज का फीडबैक लिया। साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही संगठन सरकार के बीच तालमेल की भी जानकारी ली। इस दौरान बीएल संतोष यूपी के दोनों डिप्टी सीएम से भी मिले। सूत्रों की माने तो यूपी की सियासी नब्ज को लेकर पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीएल संतोष आज शाम पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे, संगठन, सरकार और संघ से मिले फीडबैक की जानकारी देंगे। और आइए अब आपको बैठक के 3 दिनों की तस्वीरें हम दिखाते हैं। बीएल संतोष ने पहले दिन प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ 6 क्षेत्रों के अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री के साथ बैठक की और दूसरे दिन सरकार के मंत्रियों से 1-to-1 मुलाकात की। यूपी दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने करीब 1 दर्जन मंत्रियों से मुलाकात की। जिन मंत्रियों ने बीएल संतोष से मंगलवार को मुलाकात की, उसमें यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा शामिल थे। इसके अलावा सरकार के दोनों प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह भी शामिल रहे। बीएल संतोष ने श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, परिवहन मंत्री अशोक कटारिया, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर, मंत्री गुलाबो देवी, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात में जहां एक तरफ मंत्रियों के विभाग में हुए जनता से जुड़ी योजनाओं के फीडबैक लिए गए, तो दूसरी ओर जाति में उनकी पकड़ और संगठनात्मक कौशल को परखने की भी कोशिश की गई।
और मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। देश में कोरोना महामारी और तूफानों को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि शरीयत में दखलंदाजी और खास वर्ग के साथ नाइंसाफी के चलते ये प्राकृतिक आपदा रही है। ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में ऐसी और आफतें आएंगी। देखिए, ये सिर्फ शरीयत की मदाखलत की वजह से ही नहीं, वो तो है ही है, लेकिन जो नाइंसाफियाँ देश के अंदर हो रही हैं, जिस तरह के डिस्क्रिमिनेटरी कानून बने हैं इस देश के अंदर, जिस तरह से एक समुदाय को इस बात की इजाज़त नहीं कि उसको यहाँ पर नागरिकता मिलेगी, जिस तरह से इंसान की मॉब लिंचिंग हो रही है, और जिस तरह से मंदिर और मस्जिदों को एनकरोचमेंट के नाम पे हटा दिया गया। जब हम ऐसी नाइंसाफियाँ करते हैं तो उसकी रहमतें आना बंद हो जाती हैं। जब रहमतें आना बंद हो जाती हैं तो आपने देखा कि क्या हालात हुए हमारे देश के। शरीयत के अंदर मदाखलत, चाहे वो इस्लाम में मदाखलत हो, चाहे हिंदुइज्म में मदाखलत हो, चाहे सिखिज्म में, चाहे क्रिश्चियनिटी में मदाखलत हो। मेरा ये मानना है कि आसमानी आफतें जब आती हैं, जब ऊपर वाला हमसे नाराज़ होता है, जब जुमलेबाजियाँ होती हैं। 10 दिन में 2 तूफान आ गए, उससे पहले पिछले साल 1 महीने में 2 तूफान आ गए थे, कभी टिड्डी दल आ गया था, ये भी याद होगा आपको। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब ज़मीन वाले इंसाफ नहीं करते हैं तो आसमान वाला इंसाफ करता है। सपा सांसद एसटी हसन के बयान पर अब सियासी पारा उत्तर प्रदेश का चढ़ चुका है। अब इस बयान पर मोहसिन रजा ने क्या कहा ये आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस वक्त आपको एक बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं पर कल फैसला संभव है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षा कराने पर चर्चा होगी। कल सीबीएसई की परीक्षा रद्द कर दी गई थी और आज उत्तराखंड के 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अब यूपी बोर्ड को लेकर क्या फैसला होगा, इस पर फैसला कल संभव है। लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षा कराने पर चर्चा हुई। कल सीबीएसई की परीक्षा रद्द हुई थी और आज उत्तराखंड में भी परीक्षा रद्द हो गई है। अब उत्तर प्रदेश में क्या कुछ रुख होगा, उत्तर प्रदेश में 12वीं की परीक्षा होंगी या नहीं होंगी, इस पर कल चर्चा होगी। और कल ये समझा जा सकता है कि कल इस पर फैसला आना संभव है, यानी कल ये तय हो सकता है उत्तर प्रदेश में कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं करवानी है या नहीं करवानी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जब से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की गई हैं सरकार की तरफ से, तभी से लगातार जो तमाम राज्य सरकारें हैं वो अपने अपने बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड में जिन बच्चों को एग्जाम देने हैं, जिन्हें 12वीं की परीक्षा देनी है, उनकी भी निगाहें टिकी हुई हैं सरकार के फैसले पर। अब सरकार क्या फैसला लेती है ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक यानी कल हुए फैसले के बाद, कल जिस तरीके से सीबीएसई की परीक्षा रद्द की गई, उससे पहले तक की अगर बात कर लें तो ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि यूपी में परीक्षाएं जुलाई के अंत में कराई जा सकती हैं। लेकिन अब जब सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और खुद देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऐसे तनावपूर्ण माहौल में बच्चों की परीक्षाएं करवाना ठीक नहीं है और बच्चों के स्वास्थ्य को प्रायोरिटी पर रखा और सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द कर दी गई, उसके बाद अब यूपी बोर्ड की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा, सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कल इस पर फैसला आना संभव है क्योंकि उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षा कराने पर चर्चा होगी लखनऊ में। शैलेश मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या संभावनाएं उत्तर प्रदेश में जताई जा रही है 12वीं की परीक्षा को लेकर? साथ ही देखिए, सीबीएसई के बाद आईएससी ने भी अपनी परीक्षाओं को निरस्त कर दिया। इसके बाद कई राज्यों के बोर्ड ने, और अब सूत्रों की माने तो कल उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के बीच में इस पर चर्चा हो सकती है। इसे लेकर बैठक भी हो सकती है और उसके बाद 12वीं की परीक्षाओं पर फैसला लिया जाएगा। देखिए, अभी तक अगर हम बात करें सीबीएसई परीक्षाओं के रद्द होने से पहले की, तो उत्तर प्रदेश में जो यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं हैं उन्हें जुलाई के दूसरे हफ्ते में कराने का फैसला लिया गया था, प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन उसमें एक कंडीशन थी कि अगर हालात सामान्य होते, अनुकूल होंगे, तभी परीक्षाएं कराई जाएंगी। लेकिन अब क्योंकि पूरे देश में सीबीएसई की और आईएससी की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया, ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाओं को भी रद्द किया जाएगा।
इसके पीछे देखिए एक नहीं कई कारण है, प्राची जी ने समझना होगा। पहला कारण, जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला आता है उसको खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा दोनों ही इसकी सराहना करते हैं और इस समय जो हालात है उसकी मांग बताते हैं इसको कि जो फैसला हुआ वो सही है। दूसरी चीज, सीबीएसई और आईएससी में अगर हम पूरे देश में छात्र छात्राओं की संख्या को देखें तो वो 15 लाख से कुछ ऊपर है, जबकि यूपी बोर्ड 12वीं में अगर हम देखें तो इस साल 26,10,316 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा के लिए। यानी आप समझ सकते हैं कि जितना स्टूडेंट पूरे देश में परीक्षा देगा उससे कहीं ज्यादा, लाखों ज्यादा सिर्फ उत्तर प्रदेश में परीक्षा के लिए पंजीकृत है। ऐसे में परीक्षा केंद्रों को बनाना, लोगों का मूवमेंट, वहां पर शिक्षकों की तैनाती, पूरा एक सिस्टम लगाना, ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि परीक्षाएं कराना एक बड़ी चुनौती होगी। और दूसरी बिल्कुल, और अब इन्हीं तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी और देखने वाली बात है कि क्या कुछ फैसला होगा।